जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है कई सारे प्रश्न, कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो है देखने को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल सकते हैं। क्योंकि अधिगम जो चैप्टर है यूपी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए बच्चों के बारे में समझ होना अति आवश्यक है। तो चलते हैं, देखते हैं अधिगम। हर एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। इस लाइन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम जो है कहीं ना कहीं जन्म से लेकर कब्र तक सीखते रहते हैं। कहीं रास्ते में जा रहे हो, बोर्ड पर कुछ ही लिखा है, वहां भी सीखोगे। दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, वहां भी कुछ ना कुछ सीखोगे। यानी हर जगह हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। और व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है, यानी किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो या दुख में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा वह क्या करता है, सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। एक ये ध्यान रखना, जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तब तक सीखना नहीं कहलाएगा, और सीखना तभी होगा जब व्यवहार में परिवर्तन हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है या सीखना है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। जेफी गिलफोर्ड के महोदय के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। स्किनर महोदय के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो सीखते हैं वो उत्तरोत्तर एक सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगर बच्चे को सिखाओ कि बच्चा आग में उंगली नहीं डालनी चाहिए, लेकिन वो डालेगा, जब जल जाएगा तो नहीं डालेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो नहीं डालेगा तब मतलब सीख गया, परिवर्तन कर लिया। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या बताया कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ महोदय क्या बोले, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी हमेशा अधिगम होता रहता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी जहां भी जाओगे कुछ न कुछ सीखने को हमेशा मिलता रहेगा। सीखना कुशलता का दायक है, कुशलता दायक है, यानी जब सीखोगे कि ऐसे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो चोट लग जाएगी, इस चीज को पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कुशलता दायक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होता रहता है। जैसे अभी पढ़ रहे हो यूपी टेट के लिए, उद्देश्य है यूपी टेट की क्लास को पास करना। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं सीखते हैं तो मानसिक में परिवर्तन लाते हो। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है, यानी एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ लोग वीडियो सो करके देख रहे होंगे, कुछ लोग बिना मन के वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगा। जब तक एक्टिव होकर नहीं कुछ चीज सीखोगे, एक्टिव होकर नहीं देखोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया क्या है, सक्रियता पर निर्भर करती है। आगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बालक की योग्यता, सही है। अगर बालक की योग्यता है सीखने की तभी सीख पाएगा। जैसे छोटे बालक को अगर आयतन पढ़ाया जाएगा तो कभी नहीं सीख पाएगा, लेकिन बड़े को पढ़ाओगे तो आयतन सीख लेगा। कहीं ना कहीं सीखने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो सीखने जो है सीखना नहीं होता है। अब यूपी टेट का पेपर देना, तभी सब लोग पढ़ रहे हो, तो उद्देश्य है पेपर देना, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता, ना ही किसी को जो है ये समझ में आता। कहीं ना कहीं परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। परिवार, समाज, वातावरण, ये सभी जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब समाज ही सीखने के ऊपर जोर ना दे तो कोई नहीं सीख पाएगा।
परिवार का माहौल ठीक नहीं हो तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, सीख नहीं पाएगा। वातावरण यानी एनवायरनमेंट शोर-गुल वाला हो तो कोई नहीं सीख पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। शिक्षक का व्यवहार भी प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा बच्चे में कैसी है, ये भी पूरा प्रभावित करता है। यहाँ से जो है एक प्रश्न पूछा जाएंगे अधिगम वक्र के बारे में, यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है, वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। यानी जब हम अधिगम को किसी फिगर पर दिखा देते हैं, वही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक सरल रेखीय वक्र होता है यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें बच्चा सीखने की गति एक समान रहती है, यानी बच्चा हमेशा एक समान गति से जो है सीखता रहता है। और दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। यानी बच्चा पहले तीव्र सीखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो है डाउन होते चला जाएगा। एक होता है नतोदर अधिगम वक्र। इसमें बच्चा जो है शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे जो सीखने की गति में तेजी लाता रहता है। इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है, नतोदर अधिगम वक्र होता है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो बचपन में बहुत ही तगड़े बच्चे होते थे, बहुत ही जो है एडवांस बच्चे होते थे, लेकिन आगे जाकर के उनका जो है पढ़ाई रुक जाती थी। लेकिन कुछ बच्चे को ऐसा देखे हैं जो शुरू में कमजोर थे, लेकिन आगे जो है मेहनत किए तो वह आगे ग्रोथ करते चले गए। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, नतोदर होता है। और चौथा होता है कौन सा, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी जो है तेज या धीमी बनी रहे, ऐसे वक्र को क्या कहा जाता है, मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है। यानी बच्चा सीखता है, फिर नहीं सीखता है, फिर सीखता है, फिर नहीं सीखता है, तो यह क्या है, मिश्रित अधिगम वक्र है। आगे अधिगम पठार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सीखने की गति जब रुक जाती है, वही अधिगम की पठार कहलाता है। ना तो उन्नति हो, ना ही अवनति हो, इसी को क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहा जाता है। वो इस स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, उसे सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज दूसरे को प्रभावित करे, वही क्या है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, एक होता है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण यानी पूर्व ज्ञान या अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो वहां पर धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे साइकिल चला रहा बच्चा तो उसके सहारे मोटरसाइकिल भी चला लेगा, कार चला रहा बच्चा ट्रक चलाने में उसका हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान वाला बच्चा संस्कृत को आसानी से पढ़ सकता है, करता है। दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता या अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है, यानी इसमें सीखने का कोई ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः यहाँ पर जो है ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हिंदी को जो है पैडागोजी को पढ़ेंगे और इंग्लिश को पढ़ना है, तो इसमें जो है ऋणात्मक प्रभाव होगा, यानी यहाँ पर कोई धनात्मक स्थानांतरण नहीं होगा। एक होता है शून्य स्थानांतरण, यानी सीखने की प्रक्रिया में
जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, तो वहां पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। जैसे साइकिल चलाते हुए बच्चा जो है ट्रक चलाने लगे, तो यहाँ ना तो वह नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ना ही जो है सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे होगा शून्य स्थानांतरण। एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। या दाएं हाथ से लिखने वाला बच्चा बाएं हाथ से लिखने लगे, तो यहाँ पर क्या होता है, क्षैतिज स्थानांतरण होता है। मापन, आकलन और मूल्यांकन, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है 100% देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। मापन, आकलन और मूल्यांकन। मापन क्या होता है, मेजरमेंट। आकलन क्या होता है, असेसमेंट। और मूल्यांकन क्या होता है, इवेल्यूशन। मापन यानी मेजरमेंट। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यानी ग्रेड दे देना, ये इतना नंबर पाया है बच्चा, ये इतना नंबर पाया है। तो इस प्रकार से जो मापन किया जाता है वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और यह एक प्रकार का मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा बताई जाती है, तो किससे संबंधित है, मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। दूसरा है आकलन यानी असेसमेंट। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। आकलन क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना आकलन होता है। और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी यह टीचिंग प्रोसेस के दौरान क्या है, चलती रहती है। आकलन 2 प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा, एक रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट। अब इनके बारे में डिटेल से देखेंगे और यहीं से प्रश्न जो है पूछा जाता है। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। और यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहीं पे कुछ प्रश्न पूछ ले, तो ये वाला जो आकलन होगा, इससे पता चल पाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो ये आकलन क्या होता है, रचनात्मक आकलन होता है। और यह एक प्रकार का जो है सकारात्मक आकलन भी होता है। तो प्रश्न पूछेगा, पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछना कौन सा आकलन है, तो रचनात्मक आकलन है। और यह एक प्रकार का सकारात्मक आकलन भी होता है। जैसे जो हफ्ते में टेस्ट लिया जाता है, महीने में टेस्ट लिया जाता है, या पढ़ाते पढ़ाते जो कुछ पूछा जाता है, यह किसका उदाहरण है, रचनात्मक आकलन का। दूसरा है योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। और यह अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड होता है। यह जो है, क्योंकि बच्चे का जो समेटिव असेसमेंट होता है, यानी साल भर में जो आकलन किया जाता है, उसमें अगर बच्चा फेल होता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे जो है निगेटिव भी माना जाता है। अब इसके देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यह सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन। और यही समेटिव में होता है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यह समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, यानी योगात्मक आकलन आता है। जैसे
जो हम कुछ भी सीखे हैं उसका साल भर में या 6 महीने में टेस्ट ले लेना, ये सीखने का आकलन है। और वही जो है पढ़ते-पढ़ते कुछ पूछ लिया जाए प्रश्न को, उसका आंसर मिले और इस चीज़ से ये पता चले ये कितना बच्चा सीखा है। यह जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, यानी सीखने के लिए आकलन। एक सीखने के रूप आकलन यह सेल्फ असेसमेंट होता है। जैसे बचपन में याद आ रहा होगा, पढ़ते-पढ़ते बच्चा सोच बगल से मित्र से कहता था, "तुम मेरे से पूछो, मुझे कितना याद हुआ है?" फिर वह भी पढ़ते-पढ़ते पूछता था, "तुम मेरे से पूछो।" यानी स्वयं आकलन करना, यह क्या है? सीखने के रूप में आकलन यानी स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। आगे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो मूल्यांकन क्या होता है? किसी विषय वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। और यह एक प्रकार का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये कई बार पूछा गया है कि मूल्यांकन कैसा होता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। सीसीई, सीसीसी मतलब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। पहले सी का मतलब कंटीन्यूअस यानी सतत, दूसरे सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक और तीसरे सी का मतलब इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अब सीसीई क्या होता है? यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो है लाया गया था और यह जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिससे मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। सीसीई को बढ़ावा एनईपी 2020 भी करता है, एनसीएफ 2005 भी करता है, आरटीई 2009 भी करता है और पूरा वीडियो हम इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं सीडीपी के, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? तो ये दो प्रकार के हैं, एक स्कॉलस्टिक, एक को स्कॉलस्टिक, यानी स्कूल में आकलन कॉम्प्रिहेंसिव और साथ ही व्यवहार में। जैसे एकेडमिक जो होती है स्कॉलस्टिक होती है और जबकि खेल कूद स्पोर्ट्स मित्रों के साथ नॉन एकेडमिक होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक यानी सभी का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा स्कूल में कैसा रिस्पॉन्स करता है, साथ ही दोस्त व्यवहार के साथ व्यवहार कैसा करता है, खेल कूद में कैसा है। आगे असेसमेंट और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन पठन पाठन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों यानी ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के उद्देश्य का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए किए जाते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, यानी आकलन जो है बेटवा होता है किसका? मूल्यांकन का। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। आकलन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। अब देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम वैलिडिटी या होनी चाहिए यानी वैधता होनी चाहिए। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या होती है? तो विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इसलिए जो वन लाइनर जो वनडे एग्जाम होते हैं बहुविकल्पी कराए जाते हैं ताकि उसका उत्तर एक ही हो। व्यवहारिकता होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए।
वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए मूल्यांकन में। मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का जिससे इस पर प्रभाव ना पड़े। इसमें व्यापकता पाई जाए यानी सारे गुणों का मापन हो। तो बहुविकल्पी में ये सारे गुण पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन होता है, चारों में से एक करेक्ट होता है, तो सबका मूल्यांकन होता है, तभी तो एक करेक्ट लगा पाते हैं। तो आज के सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।